नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो टोटल दोस्तों हम 20 क्वेश्चंस करते हैं और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए उन्हें भी हम साथ साथ में यहाँ पर करते चलते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके पूछी जाती है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो आसान सा क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नागरिकता की शर्तें हैं वह कौन निर्धारित करता है, किसके पास वह शक्ति है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों संसद के पास वह शक्ति है, यानी नागरिकता की सारी शर्तें कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करता है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नागरिकता से संबंधित हम महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में याद रखेंगे नागरिकता लिखी गई है। और नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है, तो 5 से 11 अनुच्छेद है। कौन सा, 5 से 11, 5 से 11 क्या है, उसका अनुच्छेद है। तो यहाँ पर 5 से 11 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। नागरिकता का 5 से 11 अनुच्छेद हो गया, भाग कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बताएंगे किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। याद रखेंगे सी वाला करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जब क्वेश्चन दे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डायरेक्ट पूछा जाए किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो याद रखेंगे संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार किस में है दोस्तों, मौलिक अधिकार अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार है। भाग 3 याद रखेंगे। भाग 4 आपका नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा भाग है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 आपका अनुच्छेद है। 36 से 51 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध बताएंगे। अनुच्छेद 25 क्या है, अनुच्छेद 25 में तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता है, यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये आपका क्या है, अधिकार है, ये आपका स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 में हो गया धर्म की स्वतंत्रता। अब देखिए समानता का अधिकार याद रखेंगे। अनुच्छेद 14, 15 ये दोनों क्या है, समानता के अधिकार हैं। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, और 15 क्या है, लिंग, जाति या किसी वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 14 और 15 क्या है, समानता का अधिकार याद रखेंगे। संपत्ति का अधिकार आप सभी को पता होगा, ये पहले क्या था, मूल अधिकार था, लेकिन इसको मूल अधिकार से क्या होगा, हटा दिया गया है। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, तो इन सभी को यहाँ पर जितने क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए उनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समानता किस में है, 14, 15 में। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देगा, यानी दोनों आपस में अपना त्यागपत्र देते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है कि संसद के कितने सदन हैं। बताएंगे संसद के कितने सदन हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा, लोकसभा इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। और दूसरा क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उच्च सदन कहते हैं। याद रखेंगे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगर पूछे संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हो जाएंगे दोस्तों। सदन केवल 2 हैं, अंग 3 हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इन सब से मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। तो अंग 3 हो जाएंगे, राष्ट्रपति को जोड़ देंगे, सदन केवल 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा
आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे लोकसभा का सदस्य बनने हेतु कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है बताएंगे। भारत का नागरिक हो, सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल दिवालिया ना हो, ये भी सही है, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर हो, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और देखिए हमसे पूछा क्या गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी वाला यहाँ पर सही नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा का सदस्य बनने हेतु तो आयु कितनी होनी चाहिए, तो निम्नतम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु 25 वर्ष, ये आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी आप यहाँ पर 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय में सेवा दे सकते हैं, यानी डी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे। तो भीमबेटका, देखिए भीमबेटका जो पूरा पाषाण के जो यहाँ पर चित्रों को दर्शाता है, पूरा पाषाण काल के चित्रों को दर्शाया गया है भीमबेटका में, जो कि ये गुफाओं का क्या है, शैल चित्र है, गुफाओं का शैल चित्र है, यानी ये वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा पाषाण के चित्रों को दर्शाया गया है इनके गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, बताएंगे। जो आर्य थे उनका प्रिय पशु कौन सा था, तो आर्यों का प्रिय पशु गाय था, तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक आंसर यहाँ पर आपको कमेंट कर बताना है कि ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में जो गाय को क्या कहा गया है, ये आंसर आपको कमेंट कर बताना है कि ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक था, बताएंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, जिसे मगध साम्राज्य का भी संस्थापक कहा जाता है, तो वह था बिंबिसार, यानी ऑप्शन ए वाले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, कालाशोक। पूछा जाता है कि कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो आपके सभी को पता होगा कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो याद रखेंगे यहाँ पर एक याद रखेंगे। देखिए ये आपका पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा आपका कालाशोक के समय में हुआ था, तीसरा आपका अशोक के समय में हुआ था, और चौथा आपका कनिष्क के समय में हुआ था। तो हमसे पूछा है दूसरा वाला, यानी देखिए पूछा कालाशोक, तो कालाशोक दूसरे में था, यानी दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बताएंगे अशोक के किस शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया है, तो अशोक के किस शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया है, तो अशोक के पहले शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया है और पशुओं की हत्या पर रोक दी गई है। ये किसमें है, प्रथम शिलालेख, यानी सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एक महत्वपूर्ण शिलालेख याद रखेंगे, अशोक का 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। पूछा जाता है कलिंग युद्ध का किस शिलालेख में वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बताएंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में, याद रखेंगे लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख के अंतिम गुरु कौन थे, बताएंगे सिख के अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नहीं, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बताएंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो यह था कैनिंग। याद रखेंगे कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स को याद रखेंगे, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पूछे तो कैनिंग, बंगाल का पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सा, गोदावरी। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की। याद रखेंगे गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, आप सभी को पता होगा, 2525 किमी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। बताएंगे राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। राजस्थान में दोस्तों पुष्कर मेला बहुत ही फेमस है, किस माह में यह लगता है, तो नवंबर माह में। याद रखेंगे राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है। देखिए अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बताएंगे आर्य समाज के संस्थापक, तो दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे। ए वाला करेक्ट आंसर होगा, दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद, याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन किसकी है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी की है, रामकृष्ण मिशन याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, याद रखेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बताएंगे कौन सा वादन के लिए ये प्रसिद्ध है शिव कुमार शर्मा, तो ये आपके दोस्तों संतूर वादक थे। डी वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। संतूर वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा, जिसके लिए ये प्रसिद्ध हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। बताएंगे इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म दोस्तों मक्का में हुआ था, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 20 क्वेश्चंस दिखे और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो भी हमने साथ में किए। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।